गुड इवनिंग। आज हम आप लोग का ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का लेक्चर 2 लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए पिछला लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक कर लिए थे। आज हम लोग 26 से 50 तक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ध्यान समझिएगा, यानी प्रकाश जो है कांच से हवा में जा रहा है तो भाई ये जो प्रकाश है किस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। आप पढ़े हैं क्रांतिक कोण साइन C = 1/μ, ठीक है। यानी यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि जिस प्रकाश के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, अगर अपवर्तनांक ज्यादा तो क्रांतिक कोण ये C का वैल्यू कम होगा। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन भाई अपवर्तनांक कैसे भाई निर्भर करेगा इस पर, तो हम आपको पढ़ाए थे अपवर्तनांक, किसी भी प्रकाश का अपवर्तनांक उसके तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो याद रखिएगा, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, तरंग दैर्ध्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। क्लियर है। तो अगर हम इसको एक साथ जोड़ के देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पर पूछ रहा है क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, और क्रांतिक कोण कम होने के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए, और अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण कम होगा, और अपवर्तनांक ज्यादा होने के लिए तरंग दैर्ध्य कम होना चाहिए। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, आप पढ़े होंगे विबग्योर, याद करो। इधर से इधर जब जाओगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है किसका, लाल का। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य हमको देखना है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, बैगनी का। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, इसीलिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा क्रांतिक कोण सबसे कम। तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर, बैगनी। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो सिंपल से याद रखिएगा, बैगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा। नेक्स्ट बोल रहा है एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा। सिंपल सा, म्यू -1 × a। याद रखना डेल मिनिमम इक्वल टू क्या था, म्यू -1 × a। ये सिंपल सा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर जाएं, बोल रहा है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। याद रखिएगा ध्रुवन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए ध्रुवन ही एक ऐसा गुण है जो प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति को सत्यापित करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना 1.5 का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। हवा में कितना है, 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, 1/f इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे μ2/μ1 -1 × 1/r1 - 1/r2, अगर याद हो लेंस निर्मात्री सूत्र। क्लियर है। तो बोल रहा हवा में जब ये है, ठीक है, लेंस का ये फोकस दूरी किस में, हवा में 20 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, और लेंस का ये अपवर्तनांक है और किस में रख दी, एक माध्यम में रख दी जिसका अपवर्तनांक कितना 1.5। ध्यान से देखिएगा, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक सेम है। तो याद रखिए जब भी दोनों का अपवर्तनांक समान हो जाता है तो याद रखिएगा तो उसका फोकस दूरी अनंत हो जाता है। देखो कैसे, मान लो हमको फोकस दूरी नहीं पता है, μ2 मेरे लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5 माइनस बाई μ1 यानी माध्यम का अपवर्तनांक कितना, वो भी 1.5 -1 × 1/r1 - 1/r2। अगर कोई समझ सकता है तो इसको कट के 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 0 × समथिंग 0। तो देखो ये 0 आया, किसका वैल्यू 0 आया, 1/f का। 1/f इक्वल टू 0 आ गया, तो f इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो 1/0 यानी क्या, इन्फिनिटी। याद रखिएगा। तो आप लोग को इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस इसी तरह प्रूव करके दिखा दिए। आपको सीधा याद रखना है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक अगर समान हो जाए तो याद रखिए फोकस दूरी उसका अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब। याद रखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कौन लेंस, अभिदृश्यक लेंस। अगर याद हो तो 2 लेंस होता था, एक होता था अभिदृश्यक लेंस इधर और एक होता है नेत्रिका। ठीक है, तो याद कीजिए इससे बना जो प्रतिबिंब होता था वो ऐसे करके जाके बनता था। ठीक है, इस तरह करके जाके बनता था यहाँ पर इसके फोकस के अंदर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता था ये अभिदृश्यक लेंस का,
ये तो वास्तविक होता था और थोड़ा बड़ा होता था, इस वस्तु से बड़ा होता था। क्लियर, एक बार ये बड़ा करता था फिर एक बार वो बड़ा करता था। तो इसका सही आंसर है वास्तविक और बड़ा। क्लियर है आंसर, इसका आंसर जाएगा सी नंबर, वास्तविक व बड़ा। नेक्स्ट बोल रहा है एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी। देखिए अभी तुरंत क्वेश्चन ये वाला प्रूव किए तो वही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, लेंस के अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी माध्यम का और लेंस का दोनों का अपवर्तनांक सेम हो गया, और अपवर्तनांक अगर समान हो जाए तो याद रखिए उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। क्लियर है, इसका आंसर चला गया अनंत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की फोकस दूरी पर अवस्थित वस्तु को उपयोग के लिए किया जाता है, तो m बराबर 5 करने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। ध्यान समझिए, आप पढ़े होंगे m इक्वल टू f बाय f प्लस यू, ये एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है, लेंस के फोकस दूरी, वस्तु दूरी और ये लेंस के फोकस दूरी, वस्तु दूरी और आवर्धन के बीच संबंध। क्लियर है, ये पढ़ाया था आपको। और यहां पर देखिए सूक्ष्मदर्शी बोल रहा है, सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल से बोले तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। आपको बताए थे सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस जो है सूक्ष्मदर्शी की तरह बिहेव करता है, यानी सिंपल से ऐप का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। क्या लेना? पॉजिटिव। तो सिंपल सा हमको बोल रहा है क्या, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु, यानी वस्तु का दूरी दे दिया गया 1 इंच, उपयोग करने के लिए किया जाता है, देखने के लिए उसका आवर्धित करने के लिए उपयोग करते हैं। और बोल रहा है क्या, m कितना दिया? 5, और बोल रहा है क्या, फोकस दूरी होनी चाहिए। फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, तो चलिए m का वैल्यू 5 रख दीजिए। f फोकस दूरी पूछ रहा है, इसको f ही रहने दीजिए, प्लस u मतलब कौन दूरी? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी कितना दे दिया? 1 ले लीजिए, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या 5, ध्यान समझिएगा, 5 इंटू एफ प्लस 1 इक्वल टू एफ। अगर देखें तो 5f प्लस 5 इक्वल टू एफ, इसको उधर ले जाते हैं तो 5 इक्वल टू एफ प्लस उधर जाकर माइनस 5f, तो 5 इक्वल टू f माइनस 5f यानी माइनस 4f। तो f पूछ रहा है, तो f इक्वल टू कितना? 5 बाय 4, तो अगर सॉल्व करेंगे माइनस 1.25। देखिए है आंसर कहीं, तो इसका आंसर जाएगा सी नंबर 1.25। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 10 में भी पढ़े होंगे। अवतल लेंस, अच्छा दूरदृष्टि दोष है ना, तो उत्तल लेंस। क्लियर है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी सही घटना होती है? ध्यान से देखिए, किसी प्रिज्म पर कौन? एक वर्णी प्रकाश। कौन प्रकाश? एक वर्णी। अब देखिए जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, अगर इससे श्वेत प्रकाश जाता है, श्वेत प्रकाश एक्चुअली बहुवर्णी होता है, उसमें 7 रंग होता है, तो उसमें वर्ण विक्षेपण होता है। लेकिन एक वर्णी है, एक वर्णी मतलब सीधा से जाएगा तो ऐसे जा नहीं पाएगा, ये ऐसे करके क्या होगा, इसका विचलन होगा सिर्फ। ठीक है, इधर जा रहा था इधर मुड़ जाएगा, लेकिन याद रखिए वर्ण विक्षेपण तो नहीं करेगा, क्योंकि एक वर्णी सिर्फ इसमें एक ही रंग है, तो इसका आंसर गया विचलन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, आधारित समझिएगा यहाँ। ठीक, तो क्या बोल रहा है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो सिंपल सा पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। नेक्स्ट बोल रहा है दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयामक का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। y1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू 3 कॉस ओमेगा टी। ध्यान से देखिएगा, हमको y1 का वैल्यू दे दिया 4 साइन ओमेगा टी और y2 का वैल्यू दिया 3 कॉस ओमेगा टी, और हमसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम परिणामी आयामक, यानी परिणामी आयाम पूछ रहा है। ठीक है, आयाम a अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू, तो फॉर्मूला होता है √a1² प्लस a2²। ठीक है, अधिकतम अगर निकालना हो, मैक्सिमम
तो मैक्सिमम निकालने के लिए फॉरवर्ड रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। a1 यानी पहला तरंग का आयाम और a2 यानी दूसरा तरंग का आयाम। और कोई भी तरंग का ये जो समीकरण दिया याद रखिए ये आयाम को दिखाता है। ये a1 है, ये a2 है। अब ले लो वैल्यू। a1 कितना है 4 का स्क्वायर, ये कितना 3 का स्क्वायर, बोलिए कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे 5 आएगा। ध्यान से देखिए इसका आंसर गया बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तरंग का कलांतर फाई तथा पथांतर डेल्टा एक्स के बीच संबंध है। ध्यान से देखिए, जो डेल्टा एक्स यानी पथांतर जो होता है याद रखिएगा वो होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई। क्लियर है, ये सिंपल सा। तो ये आपका आंसर चलिए लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई, सी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है। याद रखिए मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है वो 1 मिनट होती है। कितना होता है 1 मिनट, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी n बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार करता है, यानी किसके तरह व्यवहार करता है। ध्यान से देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है इसको निकालने का। 1/f यानी p, इसका फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए ये वैल्यूज हमको मतलब नहीं है सब चीज से, हमको सिर्फ इससे मतलब है। म्यू2 मतलब लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है। तो लेंस का अपवर्तनांक है 1.5 और μ1 यानी माध्यम का, तो माध्यम कितना 1.33 माइनस 1। अच्छा बताओ, इस वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे, कोई भी बच्चा समझ सकता है, ये वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 1 से तो ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। सॉल्व करोगे 1 से ज़्यादा आएगा, और 1 से ज़्यादा में जब 1 घटाएंगे डेफिनेट इसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। किस में? पॉजिटिव में। और अगर शक्ति पॉजिटिव में आया, सोचो अगर पॉजिटिव में आया तो सिंपल सी ये उत्तल लेंस हुआ, अगर नेगेटिव आता तो ये अवतल लेंस होता। तो बाबू ये जो है उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, यानी इसका आंसर गया ए नंबर। क्लियर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट बोल रहा प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। याद रखिए आवृत्ति बदलेगा तो रंग बदल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा। याद रखिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट बोल रहा समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होता है -FO/FE। क्लियर है, दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता -FO/FE। नेक्स्ट बोल रहा है एन अपवर्तन तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? अभी तुरंत पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले ही आज ही क्लास में, डेल बराबर म्यू -1 इंटू ए। तो यहाँ पर आपको क्या किया गया, अपवर्तनांक को एन मान लिया गया, तो हो जाएगा एन -1 इंटू ए। देखो है ऑप्शन कहीं बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगा। ध्यान से देखिए, एक लेंस का शक्ति दिया -15 डायोप्टर P1 और P2 दिया है कितना +5 डायोप्टर, और दोनों को मिला करके एक लेंस बना दिए, तो उसका समतुल्य क्या फोकस दूरी पूछ रहा है। सबसे पहले एक काम करो, समतुल्य शक्ति निकाल लो। समतुल्य शक्ति निकालने का सीधा सा तरीका P1 + P2 कर दो। तो बोलो P1 कितना -15 डायोप्टर और P2 कितना +5 डायोप्टर, जोड़ देंगे तो -10 डायोप्टर आएगा। क्लियर है, ये तो क्या है शक्ति। अब यहाँ से फोकस दूरी निकालो, पढ़े हो गए P बराबर 100/F, P इक्वल टू 100/F, तो F इक्वल टू कितना 100/P। तो बोलो F इक्वल टू 100/P का वैल्यू कितना -10 डायोप्टर, तो कट गया, यानी सिंपल सा -10 सेंटीमीटर। ठीक है ऑप्शन, इसका आंसर गया बी नंबर -10। नेक्स्ट बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। ठीक है, आपको फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है क्या क्षमता क्या होगा डायोप्टर में। तो देखो P बराबर होता है 100/F, P इक्वल टू 100/F, तो 100/F कितना दिया 20, कटाओगे 5 आएगा, इसका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता। ये पिछले क्लास में बताए थे कि अगर यौगिक मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नली का लंबाई बढ़ाइएगा तो उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगी। इसका आंसर जाएगा ए, बढ़ती है। नेक्स्ट
बोल रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, याद रखिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है वो होता है निर्वात में। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर निर्वात। नेक्स्ट बोल रहा व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, सिंपल से लैम्डा डी बाई डी, याद करो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला पूछा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर थोड़ा गलती प्रिंट हुआ है, यहाँ पर जो होगा एल नहीं है एफ ही होगा, और यहाँ पर भी एफ ही होगा। क्लियर है, याद रखिएगा हम पढ़ाए थे आवर्धन क्षमता एम इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर है, ये जाएगा ऑप्शन, तो इसके हिसाब से इसका आंसर ये बी नंबर। नेक्स्ट और लास्ट आज का बोल रहा प्रकाशिक पथ बराबर होता है, यानी प्रकाशिक पथ का फॉर्मूला पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक, माध्यम का जो अपवर्तनांक है गुने पथ की लंबाई। याद रखिए अपवर्तनांक को जब पथ की लंबाई से गुना कर देते हैं तो उसी कहते हैं प्रकाशिक पथ। है ऑप्शन, देखिए अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, इसका आंसर ये ए नंबर। क्लियर है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलता है अगला दिन और इसका लास्ट होगा क्लास ऑप्टिक्स का। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।